प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये है हमारा पहला कैटेगरी क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि स्कीम का नाम क्या है, बिकॉज उसका आंसर इसी में छुपा होता है, उसके नाम में। नाम किस बेसिस पे रखा जाता है स्कीम का? उसके एम को या उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये सब नोट करते जाना। ओके, तो यहाँ पे देखो जन धन योजना, जन से क्या समझते हैं अपन? पीपल। ठीक है, एंड धन से फाइनेंस। नाउ हमारा इंटेंशन और हमारा जो अप्रोच होनी चाहिए ऑप्शंस में, वो क्या होनी चाहिए कि हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जहाँ पे ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही हों। ठीक है, भीतर का निकाल, वेयर इज इट? ओडिशा। क्लियर। देन केबुलम जाओ, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर, क्योलाडियो राजस्थान, सुल्तानपुर हरियाणा। नाउ ऑब्जर्व वन थिंग, ये नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, और अब ये नोट करो बढ़िया से और आंख बंद करके इसको अप्लाई करना एग्जाम में, जब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और उनमें से सिर्फ एक ऑप्शन है जो नॉर्थ ईस्ट का है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन का कोई आइडिया भी नहीं है, मतलब आपको नहीं है नॉलेज इस चीज का कि ये क्या पूछ रहा है, कर लो कि नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन अगर है तो उसको सही मार्क कर देना है। ठीक है, वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज सी नॉर्थ ईस्ट इज फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी। ठीक है, चलो अनदर फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी, डिजीजेस। नोट कर लो। ठीक है, डिजीजेस से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। सो अफ्रीका एंड डिजीज का जो कनेक्शन है इसको आप नोट कर लो। अफ्रीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, अफ्रीका देखो यहाँ पे वो अप्लाई होगा इंट्रोडक्टरी वाला। देखो, इट इज अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, एनएफसी इज डिजाइन फॉर यूज बाय डिवाइसेस व्हिच कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर। अब देखो बनावटी स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। देखो इसको नॉर्मली पढ़ो, एनएफसी इज डिजाइन फॉर यूज बाय डिवाइसेस व्हिच कैन बी एट अ डिस्टेंस, यहाँ तक तो ठीक है, डिस्टेंस तक। इसके बाद देखो ऑफ इवन अ मीटर, नॉर्मली वो बता देता, नॉर्मली मेजर कर देता, नंबर में मेजर कर देता, नंबर में मेंशन कर देता। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर 2 मीटर 100 मीटर व्हाटएवर। ऑफ इवन अ मीटर क्या होता है? ये होता है मेड अप स्टेटमेंट। ठीक है, ये होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया पटेल and I've scored 87 in 2023 prelims, which if you are aware of the cutoff, so you must be knowing that 87 is 12 marks more than the general cutoff. ठीक है, and then around 100 to 102 in 2024 prelims, and I wrote 2024 mains as well. ठीक है, and along with me we have Jitendra sir who scored around 115 to 120 with various answer keys, and he has given 2024 CSC plus forest mains. ठीक है, now in this lecture and from this lecture we will be sharing with you जो भी चीज़ें हमें हेल्प की हैं इन क्वालिफाइंग आर प्रीलिम्स। ठीक है, लाइक यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस थिंग विथ लाइक फ्रॉम एवरीवन हुएवर इज एक्सपीरियंस्ड इन दिस प्रीलिम्स जर्नी एंड यूपीएससी जर्नी कि 30 to 35 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, है ना, जो कि सॉल्वेबल होते हैं डायरेक्टली बाय योर नॉलेज। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको यूपीएससी की समझ लगानी होगी, तब जाके आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो यूपीएससी की समझ है ना, ठीक है, या फिर अगर ऐसे इंग्लिश में बोलूँ तो थिंकिंग लाइक यूपीएससी। ठीक है, थिंकिंग लाइक यूपीएससी, इसको डेवलप करना इज द की टू सॉल्व बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जिसकी हेल्प से आप फाइनली कट ऑफ क्लियर करोगे। क्लियर, बिकॉज 30 to 35 क्वेश्चंस आपने कर लिए सॉल्व स्टैटिक और थोड़े करंट के नॉलेज से, इससे कितना बनेगा आपका स्कोर? 60, 65 या 70। ठीक है, बाकी का जो स्कोर करना है, लाइक जो लोग जो 100 या 120 या 140 स्कोर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो सारे क्वेश्चंस उनको आते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, वो कैसे सॉल्व करते हैं? बिकॉज दे थिंक लाइक यूपीएससी व्हाइल सॉल्विंग द पेपर, एंड यही चीज़ हम आज आपको इस लेक्चर में सिखाने वाले हैं। ठीक है, और इसलिए हमने सीरीज का नाम भी रखा है आई थिंक लाइक यूपीएससी। ओके, एंड शॉर्ट फॉर्म ILU सीरीज। क्लियर, चलो, सो दिस इज बेसिकली 2015 का पेपर एंड वी आर गिविंग दिस एनालिसिस ऑफ 2015 to 2024। सो पूरे 10 साल का एनालिसिस वी आर गिविंग इन आर कोर्स, बेसिकली द क्रैश कोर्स दैट वी हैव, प्रीलिम्स मेंटोरशिप क्रैश कोर्स। ठीक है, तो उसी का एक ये पार्ट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बढ़िया से पेन पेपर के साथ बैठ जाइए, बिकॉज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आज। ठीक है, और जब आप ये चीज़ सीख लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों एक बार जिसका प्रीलिम्स निकल जाता है उसके बाद उसका प्रीलिम्स रुकता नहीं है। ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, इनफैक्ट हमारी ही जर्नी में हमने ये नोटिस किया कि इनिशियल अटेम्प्ट्स में भले वी वर फेलिंग, बट वंस वी अंडरस्टूड दिस थिंकिंग ऑफ यूपीएससी कि किस तरह से वो ट्रिक कर रहा है, किस तरह से वो स्टेटमेंट्स बना रहा है एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ PYQ एनालिसिस, राइट, उसके बाद वी गॉट टू नो, एंड उसके बाद वी एवरी टाइम वी क्वालिफाइड प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी कर पाएंगे वंस यू लर्न दिस थिंकिंग ऑफ यूपीएससी एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑफ यूपीएससी। ठीक है, तो पेन पेपर के साथ बैठ जाओ और जो भी चीज़ आप सीखोगे उसको नोट ज़रूर कर लेना।
ठीक है, बिकॉज ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ें हैं और आपको इन चीज़ों को आगे के पेपर्स में अप्लाई करना और खुद सॉल्व करके देखना है। ठीक है, सो ये 2015 का पेपर है। इससे आप जो भी चीज़ें आज सीखोगे उसको आप 2016 में अप्लाई करके देखना खुद से और बताना यहाँ के कमेंट सेक्शन में कि कितना आपसे बन रहा है वो लॉजिक अप्लाई होके, कितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये है हमारा पहला कैटेगरी का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि उस स्कीम का नाम क्या है, बिकॉज उसका आंसर इसी में छुपा होता है, उसके नाम में। नाम किस बेसिस पे रखा जाता है स्कीम का? उसके एम को या उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये सब नोट करते जाना। ओके, तो यहाँ पे देखो जन धन योजना, जन से क्या समझते हैं अपन? पीपल। ठीक है, एंड धन से फाइनेंस। नाउ हमारा इंटेंशन और हमारा जो अप्रोच होनी चाहिए ऑप्शंस में, वो क्या होनी चाहिए कि हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हों। ठीक है, सो लेट्स रीड द ऑप्शंस वन बाय वन। प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एट चीपर इंटरेस्ट रेट्स। ओके, यहाँ पे देखो पुअर पीपल बोल दिया उसने, तो क्या जन फुलफिल हो रहा है? जन में सब आ जाते हैं। ठीक है, पुअर पीपल बस नहीं, प्लस यहाँ हाउसिंग एक अनदर, यहाँ पे हम धन की बात कर रहे हैं। हाउसिंग जैसा कोई भी टर्म दिख रहा है क्या आपको योजना में? नहीं। ठीक है, सो दिस इज नॉट द आंसर। प्रमोटिंग विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन बैकवर्ड एरियाज, अगेन वन सिंगल कम्युनिटी, विमेन। कुछ भी आपको ऐसा दिख रहा है विमेन से रिलेटेड टर्म? नहीं, वी हैव टू लुक फॉर पीपल वाला टर्म। ठीक है, सो दिस इज अगेन नॉट द आंसर। देन डी देखो, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। अब इसमें एक एलिमेंट तो फुलफिल हो रहा है, धन वाला, फाइनेंस। ठीक है, लेकिन दूसरा एलिमेंट देखो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, उसने फिर से कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो ये सिंगल कम्युनिटी की बात हो गई जो मार्जिनलाइज है, सिर्फ वो लोग, बट हमें तो जन देखना है। ठीक है, अब एक और ऑप्शन जो बचा है वो उसको पढ़ते हैं, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। तो फाइनेंस वाला एलिमेंट फिट हो रहा है यहाँ पे, एक धन वाला फुलफिल हो गया और जन वाला भी फुलफिल हो गया, बिकॉज वो सिंपली बोल रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, मतलब सभी लोगों में। ठीक है, तो हुआ ये क्लियर किस तरह से नाम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो स्कीम से रिलेटेड है। ठीक है, और स्पेशली ये और इजी तब हो जाता है जब हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। कन्फ्यूजन या ट्रबल थोड़ा सा तब आता है जब वो 2-3 स्टेटमेंट एक ही स्कीम के बारे में दे देता है और फिर बोलता है कि बताओ क्या सही है। बट जब ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ये बहुत ईजी हो जाता है फिगर आउट करना, बिकॉज नेम में ही आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक कैटेगरी का क्वेश्चन। ओके, अच्छा ये जो ट्रिक्स वाले क्वेश्चन है ना, ये 2015 का पेपर में, पहले ये देख लो कि कितने क्वेश्चन इस थिंकिंग ऑफ यूपीएससी को डेवलप करने से सॉल्व हो जाएंगे। ये है उसका नंबर, 29 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। ठीक है, सो देखो स्टैटिक, अब ये हमने एनालिसिस किया है 2015 के पेपर का, तो उसमें उसमें क्या, हर पेपर में 4 तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक जो प्योर स्टैटिक नॉलेज से सॉल्वेबल है, दूसरा जो करंट अफेयर्स के नॉलेज से सॉल्वेबल है, तीसरा जिसमें आप नॉलेज और ट्रिक्स दोनों को अप्लाई करके, ट्रिक बोले तो थिंकिंग ऑफ यूपीएससी, ठीक है, इसको अप्लाई करके आप 50-50 तक आ जाओगे। 50-50 मतलब क्या होता है कि आप 2 ऑप्शंस में फंसोगे, इन दोनों में से ही कोई एक सही होगा। क्लियर, तो दैट इज 50-50। तो एक ये कैटेगरी हो गई, और एक लास्ट वाला कि सिर्फ आपने अगर थिंकिंग समझ लिया कि यूपीएससी किस थिंकिंग के साथ पेपर बना रहा है, उससे आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो ये हो गई हमारी 4 कैटेगरीज। और अब आप देखो वेटेज हर कैटेगरी का। स्टैटिक का वेटेज देखो 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वही जो 30-35 हम बोलते हैं ना कि क्वेश्चन सीधा सीधा नॉलेज से सॉल्वेबल होता है, तो ये हो गया 30 स्टैटिक वाले। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने, 10। तो इन 10 में से हम मान लेते हैं कि आधे आप सॉल्व कर ले रहे हो, तो ये हो गया कि आपके प्योर नॉलेज बेस से आपने 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद बचेगा आपका ये कैटेगरी और ये कैटेगरी। ठीक है, सो इस कैटेगरी का वेटेज देखो 29। ओके, ऑलमोस्ट 1/3। अगर आप ये सारे के सारे सही क्वेश्चन सही करते हो, सो यहाँ से हो गए आपके 35 और यहाँ से हो गए आपके 29। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि आपका क्या मार्क्स होगा। ठीक है, यू विल बी क्रॉसिंग 120 मार्क्स। ओके, एंड हमने ये भी आपके लिए कर दिया है एक थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लेके। देखो इतने क्वेश्चंस तो इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। बाकी इसके अलावा 4 क्वेश्चंस थे इस पेपर में जो कि आपको छोड़ देने चाहिए थे, या किसी को भी छोड़ देने चाहिए। ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है।
और हर साल ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिर्फ छोड़ने के लिए ही बनते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अगर हम इसको मान के चलें और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाएं, तो अगर आप सही सारे स्टैटिक के क्वेश्चन सही करते हो, दैट इज़ ऑल 30, देन हाफ ऑफ द करंट अफेयर्स, मतलब वैसे तो करंट अफेयर्स के भी हम 6 से 7 क्वेश्चन मान सकते हैं कि आप सही कर लोगे, बिकॉज बेसिक करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, लेकिन मान लेते हैं कि हाफ, दैट इज़ 5 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इसका भी हम आधा ले लेते हैं कि 50-50 वाले, बिकॉज 50-50 वाली प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें भी हम ले लेते हैं कि उसमें से 50% ही आप सही कर रहे हो, तो 27 का 50%, ठीक है, उतने सही कर ले रहे हो। उसके बाद इसका 2, वी हैव चांसेस, वंस वी डेवलप दिस थिंकिंग ऑफ यूपीएससी, वी हैव हाई चांसेस कि हम ये 29 के 29 क्वेश्चन सही कर लेंगे। पर फिर भी हम अभी कैलकुलेशन के लिए मान के चलते हैं कि सिर्फ 2/3 क्वेश्चन ही आप सही कर पा रहे हो, 29 का 2/3 ओनली, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे 68 विल बी करेक्ट, विच विल गिव यू 136, एंड 28 विल बी इनकरेक्ट, विच विल गिव यू नेगेटिव ऑफ 18.66। तो आपका नेट जो बनेगा वो बनेगा 117.34, और इस साल का कट ऑफ जो था वो था 107.34, दैट इज 10 मार्क्स की एज, ठीक है। सो इस तरह से आई गेस आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि स्टैटिक का इंपॉर्टेंस और ये थिंकिंग का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, ठीक है। चलो अब बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो और हाँ, इस सेशन में हम ये सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें आप सिर्फ यूपीएससी की थिंकिंग समझ के उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो हम ये सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। चलो, तो ये हमने देख लिया एक कैटेगरी का क्वेश्चन जिसमें स्कीम वाला है, ओके। दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन होगा हमारा दिस वन, इसमें एक और ट्रिक आप, एक और थिंकिंग आप सीखोगे, समझोगे यूपीएससी के, ठीक है। Which of the following national parks is unique in being a swamp with floating vegetation that supports a rich biodiversity? Now, let's see. पहली चीज़ तो ये देख लो कि नेशनल पार्क जो है वो फेवरेट थीम में आता है यूपीएससी की। हर साल आपको नेशनल पार्क से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं तो बेसिक मिनिमम, बेयर मिनिमम हम इतना करना है कि हमें इतना जान लेना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। ऑल राइट, चलो लेट्स सी। भीतरकनिका, वेयर इज इट? ओडिशा, क्लियर। देन केबुल लमजाओ, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर, क्योलाडियो राजस्थान, सुल्तानपुर हरियाणा। नाउ ऑब्जर्व वन थिंग, ये नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। और अब ये नोट करो बढ़िया से और आंख बंद करके इसको अप्लाई करना एग्जाम में। जब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और उनमें से सिर्फ एक ऑप्शन है जो नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन का कोई आइडिया भी नहीं है, मतलब आपको नहीं है नॉलेज इस चीज़ का कि ये क्या पूछ रहा है, आपने नहीं पढ़ा है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा ना। ये हम वो कैटेगरी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको नहीं पता कुछ भी क्वेश्चन के बारे में, तब आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये रट लो इसको और ये नोट कर लो कि नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन अगर है तो उसको सही मार्क कर देना है, ठीक है। वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज सी, नॉर्थ ईस्ट इज फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी चाहता है कि आपका ध्यान नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए, आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ो, आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानो, इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट थीम्स ऑफ यूपीएससी, नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ठीक है। तो अभी ये तो नेशनल पार्क का क्वेश्चन है, किसी और चीज़ का भी क्वेश्चन हो ना और उसमें नॉर्थ ईस्ट का अगर ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन है तो दैट हैज़ टू बी द आंसर, ओके, नोट दिस। चलो ये हो गई दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन। और ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला लॉजिक है ना, ये इसी पेपर में आज शो यू 2 से 3 क्वेश्चन और हैं जिसमें ये सेम लॉजिक अप्लाई होता है, सीधा सीधा अप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। बस आप बने रहो लेक्चर के एंड तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। चलो, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर? अब ये देखो वो क्या पूछ रहा है, ये हो गया हमारा, ये दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इम्पैक्ट पूछ रहा है नेगेटिव चीज़ का, ये खराब चीज़ हो रही है ना, एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज़ खराब चीज़ हो रही है, तो खराब चीज़ का इम्पैक्ट भी खराब ही होने वाला है, मतलब हमें देखना है नेगेटिव इम्पैक्ट। ऑप्शंस में हम क्या नोटिस करेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट किस स्टेटमेंट में है, क्लियर। चलो लेट्स रीड दी ऑप्शंस। प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल कैन अकर। अब देखो, ये हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल के लिए भी अच्छे होते हैं और वो प्लांट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो ये तो भाई पॉजिटिव हो गया, तो ये तो हमारे आंसर में आने से रहा, ठीक है। तो अब जिसमें 1 है उसको काट दो, ठीक है।
ये नंबरिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमें क्या अप्रोच फॉलो करना है कि जैसे ही हमने एक स्टेटमेंट के बारे में कुछ श्योरिटी है, लाइक इसके बारे में हम बिल्कुल 100% श्योर हैं कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये तो नहीं आएगा आंसर में। तो उस श्योरिटी के बाद तुरंत आपको वो ऑप्शन काट देना है, पेपर में बकायदा ऐसे काटना पेन से, ठीक है, और उसको एलिमिनेट कर देना, ठीक है, ताकि आप आंसर के करीब पहुंचते जाओ एक एक स्टेप से। ओके, ऑल राइट। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब पहले तो ये देखो कि इसको और इसको काटने के बाद आपके पास ये दो बचते हैं, इसमें 2 और 2 तो है ही, तो हमें सिर्फ थर्ड वाला देखना है बेसिकली। लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो हम ये वाला भी पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस। एसिडिटी ऑफ सॉइल बढ़ना खराब चीज़ होती है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, सो करेक्ट, हमें नेगेटिव ही देखना है ना इसमें, ठीक है, सो करेक्ट। ऑल्सो इसलिए भी ये करेक्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा करेक्ट कैसे और हम ज़्यादा श्योर कैसे हो सकते हैं स्टेटमेंट के बारे में, ये कैन की वजह से। ये जो कैन वर्ड है ना, ये बहुत हेल्प करता है स्टेटमेंट को सॉफ्ट बनाने में और उसके चांसेस बढ़ा देता है करेक्ट होने के। इसके भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसी पेपर में आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उनमें हम देखेंगे, ठीक है। चलो, सो उससे ये करेक्ट हो गया। देन दिस थर्ड वन, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर। अब देखो फिर से लीचिंग ऑफ नाइट्रेट नेगेटिव तो है, तो फिट हो रहा है, ऊपर से कैन इसमें भी यूज़ हो रहा है, तो फिर से वो सॉफ्ट बना दिया उस स्टेटमेंट को, चांसेस उसके बढ़ गए सही होने के। दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो 2 and 3। All right, next question. With reference to International Union for Conservation of Nature and Natural Resources and the Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES, which of the following statements is or are correct? All right, IUCN ये हमारा हो गया 4th कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या आएगा। IUCN is an organ of United Nations and CITES। अब इसने मेंशन कर दिया ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जिससे ये स्टेटमेंट हो जाता है वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि 2 ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है, तो और ज़्यादा चांसेस हो गए इसके गलत होने के। तो जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है अगर, तो ये गलत होने के चांसेस हैं ही, लेकिन एक से ज़्यादा अगर है ना, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल बढ़िया से उसको गलत मार्क कर दो, ठीक है, जब तक आपको बिल्कुल रटा ना हुआ हो कि हाँ ये सही है, ठीक है, तब तक इसको गलत ही मार्क करना है, ठीक है। और पूरा कॉन्फिडेंस रखना है इस चीज़ में, लाइक बिल्कुल भी आपको 1% भी डाउट नहीं करना है कि ये सही तो नहीं है, नहीं सोचना है, ठीक है। जस्ट मार्क दिस इनकरेक्ट। अब जैसे ही आप इसको इनकरेक्ट मार्क करोगे फर्स्ट वाले को, हमें यही करना है ना, हम श्योर है कि ये गलत है, तो अब हमें एलिमिनेशन करना होगा। देख, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर आ गया, ठीक है। हाउ ईजी एंड सिंपल इट वॉज। बट ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं एक बार। चलो, IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environments. Now see, ये पढ़ के आप इसको एक्सट्रीम मत समझ लेना, बिकॉज देखो उसको पूरा पढ़ो अच्छे से। IUCN है, पहली बात तो ये कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है स्टेटमेंट में, इट रन्स प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, और उन कंट्रीज़ में फिर कितने सारे स्टेट्स या और फर्दर डिविजन्स होंगे टेरिटोरियल, है कि नहीं। इंडिया में ही 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, एंड एक कंट्री है वो। देन वर्ल्ड तो हैज़ हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज, राइट। तो बहुत ही पॉसिबल है कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे। और कितना नॉर्मल और कितना जनरल स्टेटमेंट है ये कि बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है टू बेटर मैनेज नेचुरल एनवायरनमेंट्स। उसका काम ही है नेचर कंजर्वेशन का, तो हाँ चला रही होगी, ठीक है। सो दिस इज़ करेक्ट। ये गलत आप मतलब आएगा ही नहीं दिमाग में, ये गलत हो सकता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, साइट्स इज लीगली बाइंडिंग on the states that have joined it, but this convention does not take place of national laws. देखो इसमें 2 चीज़ समझो। पहली चीज़, और नोट करो इसको, कन्वेंशन की बात हो रही है। कन्वेंशंस आर यूजुअली एंड जनरली लीगली बाइंडिंग। कन्वेंशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, वर्ड नोट करना, कन्वेंशन। आई एम नॉट सेइंग अग्रीमेंट, ठीक है, कन्वेंशन वर्ड। और आप खुद नोटिस करो जितने भी कन्वेंशन आपने अभी तक करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, और आप ध्यान में लेके आओ कि वो लीगली बाइंडिंग है कि नहीं। आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ कन्वेंशंस आर 90% लीगली बाइंडिंग, ठीक है। चलो, सो एक तो ये हो गया, ये आपने नोटिस कर लिया इसमें, और इसको सही मार्क करना है। दूसरी चीज़, दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। ओके, ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो आपको याद रखना है,
ठीक है, कि कोई भी कन्वेंशन है और कोई भी एग्रीमेंट है, अगर उसके लिए ये बोला जा रहा है कि वो नेशनल लॉज की जगह नहीं ले रहा है या रिप्लेस नहीं कर रहा है, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कन्वेंशन और एग्रीमेंट। बिकॉज इससे वो क्या इंश्योर कर रहा है, इससे वो इस नेशन की सॉवरेनिटी मेंटेन रहने दे रहा है, इंटरफियर नहीं कर रहा है उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और काम है। ठीक है, तो एक वो चीज़ एक पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव नहीं लेना है। क्लियर? तो ये दो चीज़ें आप सीख रहे हो बेसिकली आने वाले क्वेश्चंस के लिए। एक कन्वेंशन से रिलेटेड चीज़ हो गई, और एक ये कि कुछ भी हो, अगर वो नेशनल लॉज को रिप्लेस नहीं कर रहा है मतलब वो अच्छी चीज़ है, तो उसके चांसेस करेक्ट होने के ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बाकी हमारे इस क्वेश्चन में तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आंसर मिल जाता है। उन्होंने जैसे इसको इनकरेक्ट किया, हमारे पास आंसर आ गया था। ठीक है, आपको इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से और भी चीज़ें समझानी थी, इसलिए मैंने ये भी पढ़ दिया और बता दिया। ठीक है, तो ये था हमारा चौथी कैटेगरी का क्वेश्चन। चलो, अब आता है पांचवी कैटेगरी। ठीक है, आई होप यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ ऑल ऑफ दिस। ठीक है, बिकॉज ये सब आपको अप्लाई करना है और फिर बताना भी है कमेंट्स में आके कि कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो और सॉल्व कर पा रहे हो इस सब से। ठीक है, चलो, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय द। अब मान लेते हैं हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं, बट हो सकता है ये नहीं पढ़ा हो कि अप्रूव कौन करता है। ठीक है, चलो लेट्स सी। शुगर केन से इतना समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, बस इतना ही समझ में आ रहा है हमको इसमें, है ना। लेट्स रीड दी ऑप्शंस। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। नाउ सी, इस क्वेश्चन में ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं, हर स्टेटमेंट में आपको एग्रीकल्चर 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 ये दिख रहा है। ठीक है, ये आप नोट कर पा रहे हो, लेकिन एक ही स्टेटमेंट है जिसमें एग्रीकल्चर वर्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, अगर ये तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ना, तो आपको ट्रैप करने के लिए ये एग्रीकल्चर वाले ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चंस में या फिर ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स एक ही सेक्टर की तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर, और एक लौता स्टेटमेंट है जो कि अलग जा रहा है, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, और इसको हम बोलते हैं ऑड वन आउट ट्रिपल ओ। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज द फिफ्थ कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन, ऑड वन आउट से सॉल्व होता है जो। ओके, इस तरह से भी हम अभी इसी लेक्चर में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप देखोगे कि इस तरह से ये बढ़िया से अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करना कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे हैं, थिंकिंग ऑफ यूपीएससी जो हम डेवलप कर रहे हैं, हो सकता है 10 में से, ठीक है, 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हो जहाँ वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि आप वो चीज़ यूज़ नहीं करोगे? फिर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 10 में से अगर 2 गलत हो भी रहे हैं लेकिन 8 सही हो रहे हैं, तो आप कितने बढ़िया से पॉजिटिव में रहोगे ये ध्यान में दो। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस, या फिर आप जब खुद से भी सॉल्व करोगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही होंगी, बट उससे ये नहीं सोचना है या फिर इन चीज़ों को डाउट नहीं करना है कि अरे इसमें तो अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम एग्ज़ाम में यूज़ करना है कि नहीं। डाउट नहीं लेके आना है, इन चीज़ों पे आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस एनालिसिस पे, इन सारी स्ट्रैटेजीज़ पे यू विल हैव टू शो कॉन्फिडेंस। ठीक है, बिकॉज आप डेफिनेटली इससे, अगर आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना इससे, तो आप डेफिनेटली 20 तो सही ही मार्क के आओगे। हो सकता है 10 गलत हो जाएं, लेकिन 20 सही मार्क करना और 10 गलत मार्क करने से आप बढ़िया से पॉजिटिव में रहने वाले हो। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों पे कॉन्फिडेंस शो करना है। 1-2 क्वेश्चन या 3-4-5 क्वेश्चन गलत भी हो भी रहे हैं ये सब अप्लाई करने से, तो कुछ डरना वरना नहीं है, बेफिक्र और लाइक फ्रीनेस के साथ गलत होने दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने लॉजिक पे, आपने जो सीखा है, आप जो सीखने वाले हो अभी और आगे इस लेक्चर में, उस पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना और उसको अप्लाई करना। ठीक है, चलो, ऑल राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, दिस इज द 6th कैटेगरी। ठीक है, इसमें आप एक और थीम के बारे में सीखोगे। अमंग द फॉलोइंग विच वर फ्रीक्वेंटली मैंशनड इन द न्यूज़ फॉर द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस रिसेंटली। चलो, अनदर फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी, डिजीजेस, नोट कर लो। ठीक है, डिजीजेस से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ऑल राइट, लेट्स रीड दी ऑप्शंस। इंटरनेशनल अरीना पे पूछ रहा है वैसे, लेट्स रीड दी ऑप्शंस। अब एक और चीज़, ऑप्शंस पढ़ने से पहले ये बताओ, डिजीज़ेस के बारे में आप सबसे ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट के बारे में सुनते हो, जितना भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो,
किस कॉन्टिनेंट के बारे में सबसे ज़्यादा सुनते हैं डिजीज से रिलेटेड? अफ्रीका। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, ऑप्शंस। ठीक है, सीरिया एंड जॉर्डन, मिडिल ईस्ट। ठीक है, इनकरेक्ट। पहले तो हम ये देखेंगे कि अफ्रीका से रिलेटेड ऑप्शन है कि नहीं। ठीक है, और एक है कि एक से ज़्यादा है। ये हो गया मिडिल ईस्ट का। ठीक है, गिनी, सेरालियोन एंड लाइबेरिया, ये हो गया हमारा अफ्रीका। अफ्रीका है। ठीक है, अब देखते हैं एक से ज़्यादा ऑप्शन है क्या अफ्रीका का। फिलीपींस एंड पापुआ न्यू गिनी, एशिया। देन जमाइका, हैती, सुरिनाम है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड ऑप्शंस हैं इसमें। ऑलराइट, ये लेकिन अफ्रीका नहीं है। क्लियर? और अफ्रीका अगर होता भी, लेकिन बाकी कंट्रीज भी हैं दूसरे कॉन्टिनेंट्स के। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारे पास अफ्रीका है। ऑलराइट, सो अफ्रीका एंड डिजीज़ का जो कनेक्शन है इसको आप नोट कर लो। अफ्रीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, अफ्रीका से रिलेटेड कंट्रीज ही सही होंगी। ओके, एक ये वाला, एक तो ये डिजीज़ वाला हो गया, और एक जो ख़राब सी सिचुएशन चलती रहती है, लाइक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात कर लें अगर हम, तो वो सारी चीज़ें भी काफ़ी हद तक अफ्रीका में ही देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, और 2024 में भी इनफैक्ट एक क्वेश्चन ऐसा है जो इसी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होता है। ओके, ऑलराइट, सो ये एक और चीज़ आपने यहाँ पे सीख ली, अफ्रीका। ओके, next, this is now another category of question. Okay, fly ash, with reference to fly ash produced by the power plants using coal as fuel, which of the following statements is or are correct? ऑल राइट, फ्लाई ऐश के बारे में पूछ रहा है। मान लेते हैं हमें कुछ नहीं पता, बस हमें इतना समझ में आ रहा है कि कोल से ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलो, फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। पहली चीज़ तो ये कि वो कैन बोल रहा है। ठीक है, मतलब चांसेस बढ़ा रहा है सही होने के। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बहुत नॉर्मल और जनरल सा स्टेटमेंट बोल रहा है कि फ्लाई ऐश, ऐश तो समझ में आता है ना, राख, है ना। तो अब फ्लाई ऐश का मतलब अब उड़ने वाली राख, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, कि वो हवा में ही उड़ रही है, उसको संभाला नहीं जा सकता, इतना अजीब तो मीनिंग नहीं होगा उसका। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। सिंपली आओ, ऐश के मतलब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कैन बोल दिया उसने, चांसेस बढ़ा दिए सही होने के। दूसरा, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ईंट बना सकते हैं हम ऐश से, इन जनरल बना सकते हैं ना। ठीक है, चलो, फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड, फिर से कैन बी यूज्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द, रिप्लेसमेंट फॉर सम। ठीक है, ऑल नहीं बोल रहा है, सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कॉन्टेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट। तो हर तरह से इसको सही बनाने की कोशिश की गई है, ये सही है। ठीक है, फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली। अच्छा, फ्लाई ऐश कोल से निकल रहा है और उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि लाइक एक और एलिमेंट इतू साला 1.1% भी प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चल, और मान लो कि ये सही भी है, आगे पढ़ो। एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स, अगेन एक्सट्रीम। ये होता है एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाना। एक तो यहाँ एक्सट्रीम कर दिया, ऊपर से यहाँ भी एक्सट्रीम कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक्सट्रीम स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब जब वो ऐसी चीज़ बोल रहा है ना, एनी डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स, मतलब वो ये बोल रहा है कि फ्लाई ऐश में 0.1% भी, 0.001% भी टॉक्सिक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब इतनी श्योरिटी तो हम खाने की चीज़ों में भी नहीं बोलते हैं। इतनी श्योरिटी से तो हम किसी खाने की चीज़ के लिए भी नहीं बोल सकते कि टॉक्सिक एलिमेंट नहीं होगा उसमें। फिर तो हम फ्लाई ऐश की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया इनकरेक्ट। ओके, तो इस तरह से वी हैव डिराइव्ड आवर आंसर 1 एंड 2। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट पीरियोडिकली। ऑल राइट, रिपोर्ट्स के बारे में एक चीज़ ध्यान रखो, कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी रिपोर्ट्स आपको करनी है। ठीक है, कर ही लेनी है, IMF, वर्ल्ड बैंक, EU, WTO, यूनिटैड। ठीक है, ये कुछ हैं, और कुछ और है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी रिपोर्ट आपको पढ़ लेनी है, मेजर रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये तो आपका बेयर मिनिमम में आ जाता है कि इतना तो आप करके जाओ जब आप एग्जाम दे रहे हो, UPSC प्रीलिम सीरियसली अगर दे रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद भी लेकिन मान लेते हैं आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये है वो क्वेश्चन जहाँ पे ये OOO वाली टेक्निक, ऑड वन आउट वाली टेक्निक फिर से अप्लाई होगी। लेट्स सी हाउ। एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, US फेडरल रिजर्व बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। नाउ सी, ये 3 जो ऑप्शंस हैं इसमें आप नोटिस करो, ये सब रीजनल चीज़ें हैं। एशियन, यूरोपियन, US, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लग रही हैं, है ना। ये है वर्ल्ड, तो ये हो गया हमारा ऑड वन आउट।
और अब अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन रिलीज करता है तो लगाओ लॉजिक और मार्क करो इसको सही, ठीक है। ऑल राइट, देखा आपने किस तरह से इसमें भी अप्लाई हुआ, ठीक है। चलो इस तरह से विल सी अभी आगे और भी चीज़ों में अप्लाई हो गया ये चीज़। विद रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ये हो गया हमारा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एंड आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, आई गेस दिस इज द 6th और 7th कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये है टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन। तो जब भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट या फिर इन जनरल प्रमोट किया जा रहा है, उसका अच्छी चीज़ ही यूपीएससी मेजरली देता है, ठीक है, या फिर उसका पॉजिटिव साइड ही सही होगा, मोस्टली यही होता है। लाइक कंपैरिजन में अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी दे रहा है और पुरानी टेक्नोलॉजी से कंपेयर कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन भी हम देखेंगे आने वाले सालों के पेपर में, कि जब वो कंपेयर कर रहा है पुरानी टेक्नोलॉजी से, तो ऑब्वियसली न्यू टेक्नोलॉजी विल बी बेटर देन द ओल्ड वन, दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, राइट। उसी तरह से नैनो टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी विच इज़ बीइंग प्रमोटेड अ लॉट, ठीक है। लेट्स सी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी। अब ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और नैनो से हमें इतना तो समझ में आता है कि बहुत ही छोटा साइज, बहुत ही छोटा। तो टारगेटेड कोई भी चीज़ टारगेटेड की जा सकती है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो उस चीज़ के लिए हम टेलिंग यू दिस लॉजिक, ठीक है। बाकी आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको प्रमोशन मिल रहा है, उसको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, ये पॉजिटिव चीज़ है, हो रही होगी, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, अगेन करेक्ट, ठीक है। और एक और चीज़ नोट कर लो इसमें, ये नोट कर लेना पॉइंट, कि इन दोनों स्टेटमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। लाइक री इनकारनेशन जैसी कोई चीज़ तो बोल नहीं दे रहा है, या क्रोमोसोम वाली चीज़ जो कि अभी तक नहीं हुई है, तो वो ऐसा कुछ तो बोल नहीं रहा है। सिर्फ ड्रग डिलीवरी की बात हो रही है और जीन थेरेपी की बात हो रही है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। उस चीज़ में ऑफकोर्स ये न्यू टेक्नोलॉजी असिस्ट करेगी इन सम और दी अदर मैनर, ठीक है। तो इससे भी हम ये करेक्ट मार्क करेंगे, ओके। आई होप द थिंकिंग ऑफ यूपीएससी थोड़ा सा अब आपके दिमाग में जा रहा होगा, ठीक है। और एक बार बस में ये सब बैठेगा नहीं दिमाग में, जैसे जैसे आप बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे ये बैठता जाएगा और आप एक्सपर्ट होते जाओगे, ठीक है। चलो बस कॉन्फिडेंस लूज मत करना इन चीज़ों पे, ठीक है। डाउट मत करना खुद को, जो सीख रहे हो उसको सीखना, बढ़िया से बैठाना अपने दिमाग में और अप्लाई करना, ओके। विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, आपको सब में प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि हाँ, जो भी चीज़ मैम बता रही हैं वो सही हो रहा है, वो अप्लाई हो रहा है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगे ऐसा कि नहीं नहीं अप्लाई नहीं हो रहा, तो लेट मी नो, बट आई एम श्योर दैट यू वोंट फील दैट थिंग, ठीक है। बिकॉज बहुत ही बढ़िया तरीके से एनालाइज करने के बाद वी हैव गॉट ऑल ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर यू ऑल, ठीक है। चलो, विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो, मान लेते हैं हमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। तो कांग्रेस के बारे में तो पता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा पढ़ डाला हमने, कई बार पढ़ लिया स्पेक्ट्रम को, ठीक है। तो इतना तो पता है कि कांग्रेस में कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी नॉर्मली रही है, या कांग्रेस का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है पूरे टाइम में, है ना। उसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। लेट्स सी, इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। अच्छा, मान लेते हैं, या इस पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहीं कहीं ये तो बोला था कांग्रेस ने करने को, कहीं कहीं नहीं बोला था, तो पता नहीं ये सही है कि नहीं, ठीक है, इसको होल्ड पे रख दो। नेक्स्ट पढ़ो, इट वांटेड टू स्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। आपको लगता है डिक्टेटरशिप जैसी चीज़ कांग्रेस सपोर्ट कर रही होगी? बी इट एनी ग्रुप, बी इट वीक स्ट्रॉन्ग, एनी सेक्शन, डिक्टेटरशिप जैसी चीज़ कांग्रेस विल नेवर सपोर्ट, नेवर एवर, ठीक है। सो ये हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। अब जैसे ही दूसरा इनकरेक्ट होता है, हमारे 2 ऑप्शंस तो गए, बचता हमारे पास 3 ओनली और नन, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज़ एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। अब कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हमेशा खराब बताया है और इसके अगेंस्ट ही रही है, ठीक है। हम कांग्रेस ने क्या सपोर्ट किया, अगर सपोर्ट किया भी है तो जॉइंट इलेक्टोरेट सपोर्ट किया है, ठीक है। बी एड नेहरू रिपोर्ट हम पढ़ते हैं, उसमें भी जॉइंट इलेक्टोरेट्स को सपोर्ट करता है। जो कम्युनल अवार्ड है, जो पूना पैक्ट होता है, उसमें भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स हटा के जॉइंट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको तो हमने कभी सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस हैज़ नेवर सपोर्टेड दिस एंड इट विल नेवर एडवोकेट दिस एटलीस्ट, ठीक है। सो इनकरेक्ट, सो थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया, तो हमारे पास आंसर बचता है नन,
सी हाउ ईजिली यू गॉट द आंसर। अब लेकिन अगर आप ये पढ़ के घबरा जाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो घबराना नहीं है, आगे बढ़ो, स्टेटमेंट्स पढ़ो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। और बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू अगर क्वेश्चन लग रहा है तो छोड़ दो ना, यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व। एक क्वेश्चन नहीं भी कर रहे हो, स्किप कर भी रहे हो तो क्या बुरा है, कुछ बुरा नहीं है। यू डोंट हैव टू स्कोर 200, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, अच्छा इस क्वेश्चन से आई जस्ट रिकॉल्ड वन थिंग कि आई हैव अपलोडेड लेक्चर कि आपको स्पेक्ट्रम में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो और स्पेक्ट्रम इन जनरल बर्डनसम लगती है, बोर्डम भी लगती है, तो आप बहुत ही सिलेक्टिव कर दिया है मैंने स्पेक्ट्रम को, ठीक है, कि बहुत ही सिलेक्टिवली बताया है किस चैप्टर में आपको, लाइक कुछ कुछ चैप्टर्स है जैसे एंग्लो वर्ड वाला चैप्टर है तो उसमें आई हैव टोल्ड यू प्रॉपरली कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस पेज का बॉक्स पढ़ना है, बाकी पैराग्राफ छोड़ देना है। आई हैव टोल्ड यू इन वेरी डिटेल। तो वो लेक्चर देख लेना, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। अच्छा, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है, विदाउट मिसिंग इट। ओके, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ इससे बढ़िया से प्रीलिम्स तो ईजी होने वाला है ये सब समझने के बाद, ठीक है। और कमेंट में प्लीज़ बताना हाउ डिड यू लाइक इट, ठीक है। चलो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज you see this is a very small act and it might not mean anything to you all, but it means a lot to all of us. All right, our platform, it is actually kind of a motivation for all of us that okay, the students are liking our efforts, so we are doing something right for them. Okay, chalo next question. In the context of modern scientific research, consider the following statements about ice cube, a particle detector located at South Pole, which was recently in the news. अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लगता है कि कहाँ से दे दिया यूपीएससी ने। कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की, हम सीख रहे हैं कि वो किस तरह से स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है, क्या सोच के बना रहा है। सो लेट्स सी। अब देखो ये, हाँ ये है हमारा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें वो किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है या बता रहा है, दोनों चीज़ करता है। जब भी वो किसी चीज़ को मेंशन कर रहा है, ठीक है, कुछ भी नया है, ओके, और इस तरह से स्पेशली इन्वर्टेड कॉमा में दे रहा है या ऐसे कर रहा है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा ना, और अगर आपको लगता है फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि वो इंट्रोडक्शन जैसा है, तो वो 90% सही होगा। 90% ऑफ द टाइम्स वो स्टेटमेंट सही होगा। इसी क्वेश्चन पेपर में आई शो यू। एक तो ये क्वेश्चन है जिसमें वो चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। देखो, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर एनकम्पासिंग अ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस। लग रहा है ना कि वो समझा रहा है, आपको बता रहा है कि वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन जैसा लग रहा है, ये सही है। और यूपीएससी ऐसा करता है जब भी वो कुछ न्यू मेंशन कर रहा है ना, जैसे आपने वो नैनो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन पढ़ा, नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ तो नहीं है, यहाँ पे उसका एप्लीकेशन दिया हुआ है, एप्लीकेशन यूजुअली सही होता है, ठीक है, तो वो वाला लॉजिक लग गया यहाँ पे, और पॉजिटिव एप्लीकेशन है, सही होगा, ठीक है। दूसरा ये है, तो इसमें वो इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन है कि वो कुछ नया मेंशन कर रहा है और उसके बारे में आपको बता रहा है। तो जब भी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है दैट विल बी करेक्ट। सो एक सही हो गया हमारा, तो जिसमें वन नहीं है उसको काट दो, ठीक है। तो हमारे पास अब 3 ऑप्शंस बचते हैं। लेट्स रीड दी अदर 2। इट इज़ अ पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर डार्क मैटर। अब देखो ये भी सॉफ्ट स्टेटमेंट जा रहा है, बहुत ही सॉफ्ट जा रहा है, इसमें कुछ भी बनाया हुआ मेड अप ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा, ना कुछ एक्सट्रीम है ना कुछ है, वेरी सॉफ्ट स्टेटमेंट, करेक्ट, ठीक है, ओवर थिंक नहीं करना है। देन इट इज़ बेरीड डीप इन दी आइस। देखो इस स्टेटमेंट में उसने क्या बोला, एनकम्पासिंग अ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस, ठीक है, एंड इसमें बोल रहा है वेरी डीप इन दी आइस। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ दिस इज करेक्ट दिस हैज़ टू बी करेक्ट, ऑल राइट, एंड इफ दिस इज इनकरेक्ट दिस विल बी इनकरेक्ट। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जहाँ पे हमें ये दिख रहा हो 1 और 3 तो साथ में आएंगे, और 1 और 3 इसमें साथ में है और इसमें साथ में है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। एंड दिस सेकंड वन इज अ सॉफ्ट स्टेटमेंट, और आंसर विल बी 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, तो इसमें हमने क्या अंडरस्टैंडिंग सीखी या थिंकिंग सीखी यूपीएससी की, जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है वो सही होता है, ठीक है। आपको दिखाऊंगी इसी में और क्वेश्चन ऐसे। चलो नेक्स्ट वन। द टर्म्स अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, agreement on application of sanitary and phytosanitary measures and peace clause appear in the news frequently in the context of affairs of the, ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स एंड ये सारी चीज़ें या फिर दे रहा है जो कि फिर वो पूछ रहा है कि किससे रिलेटेड है। नाउ लेट्स सी, ये हमारा है
ट्रिपल ओ वाला कैटेगरी वाला क्वेश्चन. लेट्स सी हाउ. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. अब इसमें ध्यान दो, FAO, यूनाइटेड नेशन ये वाला और ये यूनाइटेड नेशन, ये तीनों जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज हैं. इकलौता है जो नहीं है. ठीक है, तो आपको नहीं है अगर आइडिया तो मार्क कर दो, ये जो आप सीख रहे हो उस लॉजिक को लगा के. ठीक है, उस अंडरस्टैंडिंग, उस थिंकिंग को लगा के. ठीक है, दिस इज द आंसर. ठीक है, सी दिस इज रियली अ नाइस थिंग. मतलब वन माइट थिंक कि यार ऐसे कैसे ऐसे अप्लाई हो जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है, बट होता है. इसी तरह से पीपल क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जाम. ठीक है, यही सब की हेल्प से सॉल्व होता है. बिकॉज 30-35 से के बलबूते पे तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे, आपको बाकी तो करने पड़ेंगे. तो ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है. ऑफकोर्स दिस 30 to 35 हैव देयर द अल्टीमेट इम्पोर्टेंस इन्हीं की है, और इसलिए बोला जाता है कि स्टैटिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो. ठीक है, एंड आई वुड से कि स्टैटिक के बाद अगर कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको ये थिंकिंग डेवलप करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, next question. With reference to near field communication technology, which of the following statements is or are correct? फिर से टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है, अच्छी चीज़ बताएगा. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे वो अप्लाई होगा इंट्रोडक्टरी वाला. देखो, इट इज़ अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स. इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट करेक्ट. ठीक है, NFC is designed for use by devices which can be at a distance of even a meter from each other. अब देखो बनावटी स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं. लेट देखो, इसको नॉर्मली पढ़ो. NFC इज डिजाइन फॉर यूज बाय डिवाइसेस विच कैन बी एट अ डिस्टेंस. यहाँ तक तो ठीक है, डिस्टेंस तक. इसके बाद देखो, ऑफ इवन अ मीटर. नॉर्मली वो बता देता, नॉर्मली मेजर कर देता, नंबर में मेजर कर देता, नंबर में मेंशन कर देता. ठीक है, ऑफ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर्स, वट एवर. ऑफ इवन अ मीटर क्या होता है? ये होता है मेड अप स्टेटमेंट. ठीक है, ये होता है बेवजह बनाना स्टेटमेंट को. तो इस तरह से ये होगा हमारा इनकरेक्ट. ठीक है, ये ऑब्जर्व करना आप सीख जाओगे. जैसे जैसे आप करोगे ना, खुद से भी सॉल्व इस चीज़ को अप्लाई करोगे, आपको समझ में आने लगेगा. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, अगर आप चाहते हो कि हम अभी तो हम ये 2015 का कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम इस 2015 के बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं 50-50 वाली जो कैटेगरी है वो वाले क्वेश्चंस भी दिखाएं, और आगे के 2016 से 24 तक का भी यूट्यूब पे लेके आएँ, तो वी वुड नीड योर सपोर्ट फॉर दैट. ठीक है, फॉर नेक्स्ट वीडियो आर टारगेट इज़ कि वंस वी रीच 250 सब्सक्राइबर्स, ओके, एंड इस वीडियो पे वी हैव 25 लाइक्स मिनिमम. ठीक है, दैट वुड बी वन कंडीशन, दैट वुड बी द कंडीशन फॉर रिलीजिंग आवर नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, सो अगर आप चाहते हैं कि हम आगे और वीडियो रिलीज़ करें, सो बढ़िया से सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, एंड टेल पीपल टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इनफैक्ट सी द वीडियो, बिकॉज यू मस्ट बी रियलाइजिंग कि ये कितना हेल्पफुल होने वाला है सभी एस्पिरेंट्स के लिए. राइट, so help your friends out, all right, and let them know about all of this. all right, चलो, और लाइक कर देना इसी बात पे अभी ही. ठीक है, ताकि आपको इसके आगे की भी जो वीडियोस हैं और आगे की भी जो थिंकिंग ऑफ UPSC वो हम आपके साथ शेयर कर पाएँ. ओके, चलो. NFC इज डिज़ाइन, अच्छा ये तो हो गया. देन लास्ट वाला देखो. अब हम जैसे ही ये इनकरेक्ट होता है और फर्स्ट वाला करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो ये हो गया इनकरेक्ट. ठीक है, अब हमारे पास बचता है 3 ओनली एंड 1 and 3 ओनली. तो फर्स्ट तो करेक्ट है, ये तो हमने देख लिया. थर्ड वाला चलो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. NFC कैन यूज़, कैन, ठीक है, आधा सही तो इसी से हो गया. कैन यूज़ इंक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. अब वो बोल रहा है कैन यूज़. ठीक है, मस्ट यूज़ जैसा कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसने एक्सट्रीम नहीं बनाया है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है, करेक्ट. ठीक है, और एक और चीज़, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंक्रिप्शन आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी गया है बिकॉज ऑफ प्रिवेसी. राइट, तो उससे भी, उस लॉजिक से भी हम इसको सही मार्क करेंगे. ठीक है, कैन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बढ़िया से याद रखना. ओके, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आता है हमारा दूसरी अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन. द एरिया नोन एज गोल्डन हाइट्स sometimes appears in the news in the context of the events related to. ऑलराइट, सो एक सीखा था हमने कि डिजीज़ या फिर कुछ वालनरेबल सिचुएशन जो लोग ह्यूमंस इन जनरल फेस करते हैं, उन सारी कैटेगरी क्वेश्चंस में अफ्रीका टारगेट होता है. ठीक है, एक और जो एरिया है जो UPSC का थीम्स में आता है.
ठीक है, वो होता है, या फिर हम बोलेंगे कि यूपीएससी इज़ अ सकर फॉर दीज टॉपिक्स, ठीक है, वो होता है हमारा मिडिल ईस्ट, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थीम, वेरी इंपॉर्टेंट थीम। अब यहाँ पे आप बोलोगे अफ्रीका तो है, बट यहाँ पे ना डिजीज़ जैसा कुछ मेंशन है और ना ही कुछ ख़राब सिचुएशन मेंशन है लोगों की, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया के बारे में पूछा जा रहा है, गोलन हाइट्स, तो उस केस में दिस हैज़ टू बी द आंसर, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि ये हो, बहुत ही कम चांसेस हैं। क्लियर? तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो कि मिडिल ईस्ट पे कब ध्यान देना है और अफ्रीका पे कब ध्यान देना है, ठीक है। चलो, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूबी इम्प्लाइज, ऑल राइट। अब देखो, सबसे पहले वो मीनिंग पूछ रहा है ना किसी चीज़ का, लाइक या तो वो ऐसे ही बस एक टर्म दे के मीनिंग पूछता है, या फिर बोलता है कि ये इस नाम की टेक्नोलॉजी आई है, उसका मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे क्या करना है आपको, वही स्कीम जैसी चीज़ करनी है कि आप नाम पे ध्यान दो, उसका नाम क्या है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे नाम क्या है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी बोल रहा है, तो दो चीज़ें तो समझ में आ रही है कि कन्वर्जन हो रहा है और रुपी का हो रहा है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इन स्टेटमेंट्स में ये दो टर्म किस में मिल रहे हैं, मिल भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। देखते हैं, बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड, चलो इसमें कन्वर्ट है, रुपी भी है, तो इसको हम रखते हैं अपने ब्रैकेट में। बाकी स्टेटमेंट्स देखते हैं, अलाउिंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस, ना कन्वर्ट तो नहीं आ रहा है, रुपी आ रहा है बट कन्वर्ट नहीं आ रहा है, तो इसको गलत मार्क कर देंगे। और ऐसे भी देखो, अगर कन्वर्ट वर्ड ही नहीं आ रहा है तो फिर कैसे सही होगा, वो सीधा सीधा कन्वर्टिबिलिटी पूछ रहा है और इसमें कन्वर्जन ही नहीं समझ में आ रहा है ना, इसमें वैल्यू फिक्स करने की बात हो रही है, उसको कन्वर्टिबिलिटी तो नहीं बोलेंगे, तो इनकरेक्ट, ठीक है। फिर फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, इसमें आ गया दोनों, कन्वर्जन भी आ गया, रुपी भी आ गया, तो इसके भी सही होने के चांसेस है। तो एक तो ये हो गया कन्वर्ट वाला, एक ये हो गया, ठीक है। लास्ट वाला देखो, डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इन इंडिया, यहाँ तो मार्केट डेवलप करने की बात हो रही है, हमें तो कन्वर्टिबिलिटी पढ़ना है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है कि सही कौन सा होगा। अब देखो, कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड, इसको कन्वर्टिबिलिटी थोड़ी बोलेंगे, ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है। आप कैश दे के गोल्ड खरीदते हो ना, उसको क्या ये बोलते हो कि हम रुपी को कन्वर्ट कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, वो एक्सचेंज बोल सकते हो, कन्वर्ट क्या होता है, कन्वर्ट नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। ये दे, एंड देन यू रीड दिस वन, फ्रीली परमिटिंग कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, दिस सीम्स टू बी मोर करेक्ट एंड द अप्रोप्रिएट वन, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक। चलो, अच्छा, ऑल राइट, दिस इज़ अबाउट आवर कोर्स। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट, जब आप ये वेबसाइट जिसका लिंक है शेयर इन द डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ द वेबसाइट, इसमें आप एंटर करोगे तो आपको कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा कोर्सेज़ वाला, व्हेन यू विल गो टू द कोर्सेज़ वाला सेक्शन एंड दीज आर द कोर्सेज़, ठीक है। सो ये जो लेक्चर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं एनालिसिस वाला, ये भी इस कोर्स का ही पार्ट है, और मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड द क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, ठीक है, उसी का पार्ट है ये, जिसमें हम 2015 से लेकर 2024 तक का एनालिसिस वी आर प्रोवाइडिंग इन द कोर्स, ऑल राइट। इसके अलावा what all you will get, see these are the courses and the crash course running right now, prelims crash course is this one. So इसमें जब आप एंटर करोगे, इसमें जब आप क्लिक करोगे, you will see something like this, ठीक है, prelims mentorship program crash course inside, एंड यू कैन सी, देखो ये रहा PYQ एनालिसिस वाला सेक्शन, जिसमें हम इस तरह ये वाले लेक्चर्स डाल रहे हैं, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें जाएगा वो। और इसके अलावा देखो, आपको सब कुछ जो भी आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा इसमें आपको, करंट अफेयर्स, ठीक है। देन ये जो वीक्स हैं, इनमें आपको PYQ से ये वीकली टारगेट्स हैं, वी प्रोवाइड वीकली टारगेट्स, ओके। और हम इनको कंप्लीट करने में आपकी सेपरेटली हेल्प करता है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू मेंटोरशिप। तो ये मेंटोरशिप ना ग्रुप वाइज नहीं है, ये स्टूडेंट वाइज मेंटोरशिप है, ठीक है। स्टूडेंट मेंटोर ग्रुप बनता है, आई शो यू दैट ऑल्सो कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो आप देख लो पहले इसमें क्या क्या है, यू विल गेट करंट अफेयर्स, यू विल गेट वीकली टारगेट्स, देन यू विल गेट PYQ सोल्यूशन, यू आर गेटिंग PYQ एनालिसिस, जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, यू विल गेट ये सी इकोनॉमी PYQ 10 ईयर्स, ये इतना डिटेल सोल्यूशन है कि आप इकोनॉमी अगर कहीं से नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आपका इससे हो जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है हैंड रिटन नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स, दीज आर आर नोट्स, जो हमने बहुत ही लाइक आप निचोड़ बोल दो इसको, प्रीलिम्स के स्टैटिक हो जाए या वो करंट अफेयर्स हो, ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो, हर अटेम्प्ट में जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ये वो नोट्स हैं। दिस ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग यू इन द कोर्स, ओके। एंड देन इसके अलावा
CSAT गाइडेंस, ठीक है, टेस्ट्स एंड ऑफ कोर्स फुल टाइम सपोर्ट, ठीक है, विच इज़ समथिंग दैट एवरी एस्पिरेंट्स नीड्स। ऑलराइट, तो ये सब आपको मिलेगा जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। एंड अभी भी देर आर 60 days टू प्रीलिम्स, सो इट्स नॉट एट ऑल लेट टू जॉइन दिस प्रोग्राम बिकॉज we are here to help you in every possible manner in qualifying this prelims, not this analysis, but आपको किस तरह से क्या पढ़ना है, किस चीज़ में कितना टाइम देना है, सब कुछ हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको कुछ नहीं, आपको बस फॉलो करना है उस प्लान को, और हम आपकी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से आपको प्लान देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं कुछ, लाइक सी इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द प्रोग्राम यू कैन ट्राई दिस 500 वाला थिंग। 500 वाला आप अगर ज्वाइन करते हो तो इसकी वैलिडिटी रहेगी 10 days, तो आप हमारे साथ 10 दिन के लिए रहोगे प्रोग्राम में। हम आपको वो सारी चीज़ें वैसे ही देंगे जिस तरह से हम अपने फुल टाइम कोर्स स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। इफ़ आफ्टर 10 days you don't like the program or if you don't want to stay in the program, we'll refund this amount to you, ठीक है। देन कम्स द क्रैश कोर्स फॉर 2499 ओनली। इन दिस क्रैश कोर्स यू विल गेट ऑल ऑफ दिस, एवरीथिंग, ठीक है। करंट अफेयर्स के बारे में आई जस्ट टेल यू समथिंग। करंट अफेयर्स ऑफ 2.5 years वी आर गिविंग बिकॉज 1 year का करंट अफेयर्स इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी के पेपर का एनालिसिस करोगे, इनफैक्ट हमने खुद अपने चैनल पे इसका एनालिसिस दिया हुआ है कि किस तरह से मोर देन 1 year का करंट अफेयर्स पूछा जाता है यूपीएससी में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको, पूरा करंट अफेयर्स आपको दे रहे हैं इन लेस देन लाइक जस्ट 500 to 600 पेजेस, दैट्स ऑल। पीटी कितने पेजेस में है? 1200 पेजेस में। उसमें भी आपको पता है कितने क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से? 1 या 2 क्वेश्चन, दैट्स इट। सी द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, और इससे तो एटलीस्ट ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे आपको, जस्ट 500 to 600 पेजेस, बिकॉज हमने जो करंट अफेयर्स बनाया है वो यूपीएससी की थीम्स को ध्यान में रख के बनाया है, जो कि पीटी में अब आपको नहीं मिलेगा। पीटी वॉज इम्पॉर्टेंट लाइक 3-4 years बैक, इट वॉज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस, बट अब उसका इंपॉर्टेंस पूरी तरह से गिर चुका है। क्लियर? तो कुछ प्रोग्राम्स हैं जो अभी भी लाइक इनफैक्ट पेड प्रोग्राम्स हैं जो पीटी पढ़ा रहा है करंट अफेयर्स के नाम पे। प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर सच प्रोग्राम्स। मतलब आप सेल्फ स्टडी कर लो, आप मत करो ज्वाइन हमारा प्रोग्राम भी, बट पीटी मत पढ़ो प्लीज़, टाइम वेस्ट मत करो। कोई एक सिंगल सोर्स पकड़ो, और पीटी भी अगर कर रहे हो ना, अगर आपको कोई और सोर्स नहीं मिल रहा है, मतलब करंट अफेयर्स के लिए अगर आपके पास सोर्स नहीं है, तो एक तो है हमारा कि करंट अफेयर्स ओनली प्रोग्राम, ठीक है, आप ये ज्वाइन कर लो, ओके, तो आपका करंट अफेयर्स इससे सॉर्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं लेना है तो कोई और एक सिंगल सोर्स पकड़ो और उसमें बहुत ही सिलेक्टिवली पढ़ना, ठीक है। अब वी आर सेइंग कि बाय आवर प्रोग्राम बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चूज ऑन योर ओन कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। वी हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ लाइक मोर देन 5 years नाउ, सो वी नो कि करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए क्या नहीं। इसलिए वी सजेस्ट कि यू जस्ट बाय दिस प्रोग्राम ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ आवर्स एंड जस्ट गेट सॉर्टेड फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। आप बढ़िया से कम 3 रिविजन तो कर ही लोगे बिकॉज इट्स नियरली 500 to 600 पेजेस, ओके। एंड यू कैन गेट द सैम्पल ऑल्सो इनफैक्ट ऑफ दिस। नवंबर दिसंबर का सैम्पल आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो ज्वाइन कर लो, उसमें देखना नवंबर दिसंबर का सैम्पल देखना, क्वालिटी देखना, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रीलिम स्पेसिफिक उसमें बढ़िया से करंट अफेयर्स कवर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स का। क्रैश कोर्स का डिटेल्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, यू विल गेट एवरीथिंग इन दैट। एंड ये क्रैश कोर्स का अमाउंट इज़ ऑल्सो रिफंडेबल अगर आपको आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है तो, ठीक है। चलो, एंड अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ मेंटोरशिप की ज़रूरत है, लाइक इट्स डिफ़िकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन दिस जर्नी, ठीक है। अब जो लास्ट 2 months हैं, जो ये 60 दिन बचे हैं प्रीलिम्स के, इसमें आपको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है। लाइक आपको 10 से 12 घंटे तो मिनिमम देने ही हैं हर दिन, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट हो जाता है अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करना। पल पल में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, है ना, लगता है कि होगा नहीं होगा, इनफ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फोमो होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों में वील हेल्प यू आउट। You can join this mentorship only wala thing and we'll mentor you. We even give access of calling. You can call us whenever you want to. इसका example I'll show you. देखो this is one of our students, ठीक है। उसकी चार्ट से स्क्रीनशॉट आई हैव टेकन। हेलो मेंटोर्स, बात कब हो सकती है आप लोगों से, ठीक है। एंड बात कब हो सकती है, शी इज़ आस्किंग बेसिकली शी वांट्स टू कॉल अस बिकॉज वी अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू कॉल। ये देखो, यू सी शी मैसेज एट 9:37 PM एंड वी आर रिप्लाइंग एट 10:11 PM एंड हम उसको 11 बजे ही बोल रहे हैं कॉल करने। तो सेम डे विद इन an hour or two, that's all.
ठीक है. सो यू सी आर अवेलेबिलिटी टू आवर स्टूडेंट्स बिकॉज वी अंडरस्टैंड द नीड ऑफ एन एस्पिरेंट. आप अगर हम पे ट्रस्ट दिखा रहे हो और ज्वाइन कर रहे हो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करें और अपना बेस्ट दें आपको, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सको. राइट. चलो. एंड व्हेन वी वर एस्पिरेंट्स वी डिडंट गेट दिस एनीवेयर एल्स, एंड इसीलिए हम ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं. यू कैन सी द फीडबैक्स ऑफ आवर कोर्स स्टूडेंट्स. लाइक ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं. तो यू कैन सी द फीडबैक्स. मेनी स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी बेनिफिटिंग एंड दे आर सक्सीडिंग, लाइक एवरी डे दे आर सक्सीडिंग. व्हेन आप जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, लाइक यूपीएससी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हर दिन जीत रहे हो. ठीक है. अगर आप टारगेट कंप्लीट कर पा रहे हो एक दिन का, तो आप उस दिन भी आपकी एक जीत ही हो रही है. ठीक है. इस चीज़ में हम आपकी हेल्प करते हैं. अच्छा, एक लास्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बस समझा दूँ. देखो, 3 मेंबर्स हर स्टूडेंट के में आपको देखेंगे 3 मेंबर. क्यों? बिकॉज इसमें सिर्फ स्टूडेंट है और मेंटोर है और कोई स्टूडेंट नहीं है. एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर मेंटोरशिप प्रोग्राम कि हम किसी और स्टूडेंट से मिक्स नहीं करते हैं. बिकॉज वी नो कि हर स्टूडेंट की नीड, अंडरस्टैंडिंग, प्रिपरेशन लेवल सब कुछ अलग है और हम उन्हें अलग अलग ही डील करते हैं. प्रॉपर पर्सनलाइज्ड सपोर्ट. क्लियर? ऑल. अब आप ये पढ़ सकते हो. देखो, ये फीडबैक्स पढ़ के आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाउ हैप्पी द स्टूडेंट्स आर एंड हाउ हेल्पफुल आवर प्रोग्राम इज़ टू देम. ये देखो, रीड दीज फीडबैक्स. आप पॉज कर लो, इनको पढ़ लो. ये एनालिसिस का फीडबैक है, ये जो आपके साथ शेयर कर रही हो ना, उसका एनालिसिस का फीडबैक है. ये देखो, द स्टूडेंट सॉल्व 2016 का पेपर यूजिंग दिस 2015 की ट्रिक्स एंड एवरीथिंग थिंकिंग ऑफ यूपीएससी, एंड ही इज सेइंग लॉजिक काम आ रहा है. सो ऑल ऑफ दिस. ठीक है. चलो, ये बेसिकली स्क्रीनशॉट इसके लिए है कि आप देख पाओ कि हमारी अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है और कितनी बढ़िया है, बेहतर है दूसरे प्रोग्राम से. अगर आपने कोई प्रोग्राम ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है तो आप उससे सीधा सीधा कंपेयर भी कर सकते हो. ऑलराइट. चलो, सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ दीज प्रोग्राम्स, जस्ट वेबसाइट पे आप जाइए एंड यू कैन क्लिक ऑन द प्रोग्राम एंड बाय द डिज़ायर्ड प्रोग्राम ऑफ योर चॉइस. कुछ इशू आए तो आप कमेंट कर दो या टेलीग्राम में हमें डीएम कर सकते हैं, या वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके बॉटम में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हो. ठीक है. ऑल राइट. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, नेवर थिंक दैट इट्स टू लेट टू ज्वाइन एनी प्रोग्राम, बिकॉज वी विल गेट यू सॉर्टेड नो मैटर वेयर यू स्टैंड. इवन अगर आप आज शुरू कर रहे हो ना, बिगिन भी कर रहे हो, तो भी हम आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के पोजीशन पे लेके आ जाएंगे, एंड दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर प्रॉमिस. ऑलराइट. we will only need your trust in us. ठीक है. just your trust. चलो, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस में. Which one of the following regions of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? चलो, ये हो गया हमारा एक और फेवरेट थीम. हम देखेंगे कि अगर वो फेवरेट थीम ऑप्शंस में है तो वही आंसर होगा, अगर हमें नहीं पता कि आंसर क्या है. ठीक है. चलो, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ वेस्ट बंगाल, सदर्न सौराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये है हमारी नेक्स्ट फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी. ठीक है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो अगर ये है ऑप्शंस में और सिर्फ और नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, देखो नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है तो कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं पैदा होता. सो दिस विल बी द आंसर. ठीक है. नोट कर लो फेवरेट थीम. इफ इट इज़ देयर इन द ऑप्शन, दिस हैज़ टू बी द आंसर. ठीक है. जस्ट अ मिनट, आई नीड टू सी बैटरी. ओके, इट्स देयर. ऑलराइट. तो ये हो गया एक और कैटेगरी. चलो, दूसरा क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड. अच्छा, ये याद तो है ना आपको कि हम इसमें सिर्फ वो जिसमें थिंकिंग ऑफ यूपीएससी अप्लाई हो रहा है वही वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं. आई होप यू रिमेंबर दिस. ठीक है. टोटल 29 क्वेश्चंस in 2015 का क्वेश्चन पेपर. ओके. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस द. अब देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना होता है. ठीक है. हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है. एग्जाम में 2 बार पढ़ लो आप क्वेश्चन, बट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, बिकॉज आधा सोल्यूशन ना आपका क्वेश्चन में ही होता है. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस द. अगर वो बोल रहा है कि उसने रिप्लेस किया है किसी चीज़ को, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो अब एग्जिस्ट नहीं करता होगा. ऑलराइट. नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस. ठीक है. ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये अभी भी है तो ये नहीं होगा फिर आंसर. फाइनेंस कमीशन तो हम कितना ऑफन पढ़ रहे हैं. ठीक है. 15 फाइनेंस कमीशन, 16 फाइनेंस कमीशन, तो ये भी नहीं होना चाहिए. लॉ कमीशन, अगेन लॉ कमीशन भी अभी भी एग्जिस्ट करता है तो ये भी नहीं होगा. एक ही बच रहा है, प्लानिंग कमीशन, और इसके बारे में अब हम नहीं सुनते हैं. सो दिस हैज़ टू बी द आंसर. ठीक है.
हो गया ये सॉल्व, कितना ईजी था, सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ने से सॉल्व हो गया ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इज और आर करेक्ट। ऑलराइट, चलो इसमें अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाला लॉजिक था ना वो लगेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वाली अंडरस्टैंडिंग। देखो इट इज़ अ फंड, पहली चीज़ तो ये, और ग्रीन क्लाइमेट से हमें इतना समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड होगा। इट इज़ इंटेंडेड to assist the developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change. Kind of an introductory statement plus a very soft statement. Soft statement से क्या समझते हैं, generalized statement जो कि easily fall कर जा रहा हो आंसर में, ठीक है। So this is correct. It is founded under the aegis of UNEP, OECD, Asian Development Bank and World Bank. अरे बाप रे, हमने तो 2 में ही बोल दिया था कि 2 ही होंगी तो गलत हो जाएगा, यहाँ तो 4 भर दिया है, ठीक है। तो सीधा सीधा बढ़िया से इनकरेक्ट मार्क कर दो बिना कुछ सोचे समझे। 1 सेकंड के लिए भी ना इस तरह के स्टेटमेंट्स को बिल्कुल अपना टाइम नहीं देना है। ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा नहीं कि एक से ज़्यादा है, काट दो उसको वहीं पे, ठीक है। तो दिस द आंसर वुड बी 1 ओनली। ऑलराइट, चलो I hope you people are making notes of all of this. चलो next one. Which one of the following national parks has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic? अब देखो नेशनल पार्क फिर से पूछ लिया एक तो, ठीक है। तो फेवरेट थीम तो है ही नेशनल पार्क, तो हमें ये करना है बेसिक, कितना करना है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ फॉल करता है, इतना तो हमें करके जाना है। उसके बाद हम लगाएंगे यूपीएससी की थिंकिंग। कंचनजंगा सिक्किम, नंदा देवी उत्तराखंड, न्योरा वैली वेस्ट बंगाल, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, आ गया नॉर्थ ईस्ट, एक ही ऑप्शन में है नॉर्थ ईस्ट, तो फिर तो यही होगा आंसर, राइट। चलो हो रहा है ना अप्लाई नॉर्थ ईस्ट वाला लॉजिक। अब ये दूसरा क्वेश्चन था जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला लॉजिक अप्लाई हुआ, ठीक है। चलो एमनेस्टी इंटरनेशनल इज, ठीक है भाई। अब टर्म से तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इतना समझ में आ रहा है कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा या फिर ऐसे ही कुछ होगा, इंटरनेशनल लेवल पे ही कुछ है, ठीक है। लेट्स रीड द ऑप्शंस। एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू हेल्प रेफ्यूजीज ऑफ सिविल वॉर्स, a global human rights movement, a non-governmental voluntary organization to help very poor people, an intergovernmental agency to cater to medical emergencies in war-ravaged regions. इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें समझो। एक तो ये कि इसमें OOO वाला अप्लाई हो रहा है, कैसे, ये एजेंसी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, 3 ऑप्शन है जिसमें एजेंसी वाला ऑप्शन है, और एक है जहाँ पे वो मूवमेंट दे रहा है। तो ये मूवमेंट कहाँ से दे देगा वो, एक और ऑप्शन अगर बना रहा था, लाइक 3 उसने बनाए ना एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन वाले, तो एक और बना देता है ऐसे ही कुछ, गलत तो बना ही रहा है एजेंसी से रिलेटेड, तो एक और वैसे बना देता। ये देने की क्या सूझ पड़ रही होगी यूपीएससी को, ठीक है। सो यू ऑड वन आउट अप्लाई हो रहा है, वैसे तो सीधा सीधा ये अप्लाई करो और इसको सही मार्क करो, बट मैंने आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये समझाया कि अगर वो 3 ऑप्शन बना रहा है एजेंसी से रिलेटेड तो एक और बना देता ना, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, और उसके एप्लीकेशन से नहीं ये गलत हो जाएगा वैसे तो, बट ठीक है यहाँ पे हो सकता है आप गलत मार्क करो, बट और क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे उसकी हेल्प से आप उसका सही आंसर मार्क करोगे। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन 2 आउट ऑफ 10 एंड 8 आउट ऑफ 10 वाला थिंग, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको समझते हैं। देखो एक और चीज़ क्या अप्लाई होती है ना, स्टार्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। ये इसी क्वेश्चन पेपर में आई शो यू इनफैक्ट कि कहाँ पे ये सही तरह से अप्लाई हो जाता है। स्टार्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट अगर सही है, सिमिलैरिटी दिख रही है आपको स्टार्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट में, तो उन दोनों में से ही आंसर होगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस और यहाँ बोल रहा है इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी टू केटर, ऐसा करके, तो यहाँ पे थोड़ा सा एजेंसी वाला जो टर्म आ जा रहा है तो हमें लग सकता है कि इन दोनों में से ही आंसर हो, बट फिर भी यहाँ पे अब क्योंकि ऑड वन आउट अप्लाई हो जा रहा है तो हम ऑड वन आउट के साथ जाएंगे, ओके, बिकॉज क्लियर कट ऑड वन आउट है, ठीक है, तो हम उसके साथ जाएंगे। ऑल राइट, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द सेक ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्किंग दिस इनकरेक्ट, अगर आप ये वाली चीज़ के लिए फॉल कर गए कि 2 ऑप्शन में एजेंसी मेंशन है तो इन दोनों में से एक सही होगा, तो हो सकता है इससे आप इसको इनकरेक्ट मार्क कर दो, बट कोई बात नहीं, एक इनकरेक्ट होने से हमारा कट ऑफ मतलब हमारा कॉम्पिटिशन ख़राब नहीं हो रहा है, ठीक है, बिकॉज हम 4 और सही करने वाले हैं इसी अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ, अगेन थीम, अच्छा फेवरेट थीम जो भी बताती जा रही हो ना उनको लिखते जाओ, बिकॉज उसकी हेल्प से आपको बस अगर फेवरेट थीम दिख गई है तो उसको सही मार्क कर दो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो, ठीक है। क्वेश्चन का
अनदर फेवरेट थीम इज कोल। ऑलराइट, तो इसमें अगर आपको नहीं पता है आपकी क्या आंसर होगा, सो गो फॉर द फेवरेट थीम। ठीक है, रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ कोकिंग कोल। चलो, कोल इज फेवरेट थीम, वी ऑल नो। कोल से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, हर ऑल्टरनेट साल क्वेश्चन पूछ लेता है कोल से। चलो, विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल राइट, ये है पॉलिटी का क्वेश्चन। वैसे तो आई ऑलवेज से कि पॉलिटी में लॉजिक, फैक्ट और नॉलेज यही सबसे ज़्यादा काम आता है, बट ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो थिंकिंग ऑफ यूपीएससी को। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वल्नरेबल, मिनिस्ट्री हो, डिपार्टमेंट हो, ये जब भी मेंशन कर रहा है तो वो मोस्ट प्रॉब्ली गलत होगा। ऑलराइट, तो ये हो गया वल्नरेबल, कुछ भी डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। सो इसको मार देंगे हम गलत, बिकॉज डिपार्टमेंट है। अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो सही मेंशन कर दे रहा हो। सेम थिंग 2/10, 8/10। क्लियर? चलो, आई एम टेलिंग यू अगैन एंड अगैन दिस थिंग बिकॉज आप किसी क्वेश्चन को देख के ये ना बोल लो कि मैम इसमें तो अप्लाई नहीं हो रहा है, इसमें तो सही डिपार्टमेंट दे दिया है, तो ये मत करना। ठीक है, नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दिस इज करेक्ट। अगर आपको नॉलेज से पता है तो ठीक है, अदरवाइज नो इशूज। जैसे देखो, जैसे आप 1 करेक्ट इनकरेक्ट मार्क करते हो ना, ये गए, आपके पास बचता है 2 and 3 and 2 ओनली। तो 2 तो आपको देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ थर्ड वाला देखना है। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं। ऑल द डिसबर्समेंट्स मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब ये ऑल्सो नीड लिखने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा यही लिखता ना, ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऐसे स्टेटमेंट्स ही बनाता है नॉर्मली यूपीएससी। ठीक है, अगर सही बना रहा होता। ऑल्सो नीड क्या होता है? मेड अप स्टेटमेंट। ठीक है, तो थर्ड नहीं होगा, इट विल बी 2 ओनली। ओके, एक और चीज़ नोट करो, ये बोल रहा है नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम लग रहा है? तो यूपीएससी ना पॉलिटी में जो स्टेटमेंट्स देता है, और अगर आपको एक्सट्रीम लग रहा है, पॉलिटी, स्ट्रिक्टली फॉर पॉलिटी, ये नोट कर लेना जब व्हेन यू आर नोटिंग दिस, स्ट्रिक्टली फॉर पॉलिटी दिस अप्लाइज, कि अगर वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके चांसेस हैं कि वो सही होगा। मतलब ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बट नहीं पता है तो ये वाला आप थिंकिंग अप्लाई कर लेना कि पॉलिटी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स अक्सर सही होते हैं, स्पेशली जब वो किसी चीज़ को नेगेट कर रहा हो कि नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन करके, है ना, या फिर दिस डज नॉट हैपन, राज्यसभा इज़ नॉट अलाउड टू डू सो, ऐसा करके। तो जो भी जब नेगेटिव पूछ रहा है और एक्सट्रीम लग रहा है तो उसको सही मार्क कर देना है। ठीक है, चलो, फिर आता है हमारा नेक्स्ट 65। बेसल 3 अकॉर्ड और सिंपली बेसल 3 ऑफन सीन इन द न्यूज सीक्स टू। चलो, अब इसमें हम सीखेंगे, दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे एक और चीज़। लेट्स सी द ऑप्शंस फर्स्ट, देन आई विल टेल यू। डेवलप नेशनल स्ट्रैटेजीज फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, climate related option. Improve banking sector ability to deal with financial and economic stress and improve risk management, banking sector option. Reduce the greenhouse gas emissions but places a heavier burden on developed countries, climate option. Transfer technology from developed countries to poor countries to enable them to replace the use of chlorofluorocarbons in refrigeration with harmless chemicals, climate related option. Climate, 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 banking, odd one out, लग गया ना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ नोट करो, देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रियली नोट दिस केयरफुली। बेसल 3 अकॉर्ड पूछ रहा है यहाँ पे। अब अगर आपको पता है कि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, अगर आपको ये पता है कि जो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो एनवायरनमेंट के ऑप्शंस वाला ऑड वन आउट नहीं अप्लाई होगा। मतलब ये कि मान लो यहाँ पे बेसल 3 अकॉर्ड ना पूछ के ग्रीन क्लाइमेट फंड पूछ रहा है, ठीक है, जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड है, या फिर कुछ भी ऐसा पूछ रहा है जो क्लाइमेट से रिलेटेड ही है, तो उसमें ना जो ऑड वन आउट वाला ऑप्शन होगा वो गलत होगा, वो सही नहीं होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताना, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। क्लियर? तो अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन है तो एनवायरनमेंट के ऑप्शन में ही आंसर होगा। ऑड वन आउट वाला जो होगा ना, जो एनवायरनमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा होगा, वो गलत होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है, और अगर नहीं पता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो मान के चलना कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है, यही मान के चलना। ठीक है,
चलो, सो उस केस में ऑफ कोर्स हमारा नॉर्मल प्रोसीजर चलेगा कि ऑड वन आउट भाई लग जाएगा. Next, with reference to Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IORARC), consider the following statements. It was established very recently. अच्छा, very recently बोलने की क्या जरूरत थी? It was established recently बोल देता, या फिर normally बोलता it was established in response to incidents of piracy and accidents of oil spills. Very recently क्या होता है? Incorrect. ठीक है, ये कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं. अगेन जैसे जैसे हम और पेपर करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती जाएगी, ये थिंकिंग. ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट. देन इट इज़ एन अलायंस मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली. कोई भी अलायंस या कोई भी ग्रुपिंग कभी भी एक इशू के लिए नहीं बनता है, राइट. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज साथ में आ रही हैं. आपको लगता है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए साथ में आ रही होंगी? किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट में हमको ये देखने नहीं मिलता. ठीक है, सो दिस हैज़ टू बी इनकरेक्ट. ओके, चलो, सो आवर आंसर इज नाइदर वन नॉर टू. Next, in a particular region in India, the local people train the roots of living trees into robust bridges across the streams. As the time passes, these bridges become stronger. These unique living root bridges are found in. Let's read the options. हमें कोई आइडिया नहीं है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बट हम ठीक है ऑप्शंस तो पढ़ेंगे ही, बिकॉज हमने काफ़ी चीज़ें अभी तक सीख ली हैं. फेवरेट थीम्स बहुत सारी पढ़ ली हैं यूपीएससी की, कि किस किस से क्वेश्चन पूछता है और किस किस में वो फोकस हमारा लगाना चाह रहा है ना. मेघालय, हिमाचल, झारखंड, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट आ गया यूपीएससी का फेवरेट थीम. ठीक है, तो आँख बंद करके मार्क कर दो उसको. क्लियर. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म इन डार्क. टर्म पूछ रहा है भाई, तो टर्म जब पूछ रहा है तो हमें टर्म पे ध्यान भी देना होगा, है ना, और उससे उसकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ओके, समटाइम सीन इन द न्यूज़ इज द नेम ऑफ. अब देखो यहाँ से एक तो यहाँ एंड और एक आ रहा है ARC. लेट्स सी द ऑप्शंस. एन इंडिजिनसली डेवलप्ड रेडार सिस्टम इंडक्टेड इनटू इंडियन डिफेंस. ओके, इंडिया सैटेलाइट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन रिम. अच्छा, अ साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट सेट अप बाय इंडिया इन अंटार्कटिक रीजन. इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी द आर्कटिक रीजन. अब देखो, जो मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि सिमिलर स्टार्टिंग इंडिया इंडियाज हो रही है सेम स्टार्टिंग. ठीक है, इन दोनों में से आंसर होगा. ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि ज़्यादा करीब क्या है इसके. ठीक है, इंडिया सैटेलाइट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन रिम. ओके, ये हो रहा है. अगर हम इसका शॉर्ट निकालें तो ये बनेगा IOR. ठीक है, और इसको बोलते भी हैं IOR रीजन, है ना. देन इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी आर्कटिक रीजन. आर्कटिक, ARC फिट हो जा रहा है. ARC इंडिया भी आ रहा है, ARC भी आ रहा है. सो आंसर. चलो, ये था हमारा टर्म डिकोड करके सॉल्व करने वाली कैटेगरी का क्वेश्चन. ठीक है, चलो. अच्छा, कमेंट्स में मुझे बताना कि कितने कैटेगरी के क्वेश्चंस हो रहे हैं इन टोटल. ठीक है, ऑल राइट, बिकॉज हम इस तरह से और भी कैटेगरीज डिकोड करेंगे जैसे जैसे हम आगे के पेपर्स देखेंगे. ठीक है, 84. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम. ओके, टर्म बोल रहा है तो हमें मीनिंग देखना होगा. इको से समझ में आता है कि इकोलॉजिकल कुछ है. सिस्टम से समझ में आ रहा है कि प्रॉपर एक होल जो बनाता है, लाइक सिस्टम वही होता है ना, चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, चल रही हैं जैसे तैसे, राइट. A community of organisms interacting with one another. That part of the earth which is inhabited by living organisms. A community of organisms together with the environment in which they live. The flora and fauna of a geographical area. वीडियो को पॉज करो और नोटिस करो कि इसमें हम 50-50 तक आ सकते हैं क्या. सबसे पहले तो चलो देखो, अभी मैंने बताया सिमिलर स्टार्टिंग. ये देखो, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, सिमिलर स्टार्टिंग है, तो इन दोनों में से ही आंसर होगा भाई. ठीक है, अब हम आगे पूरा पढ़ लेते हैं इसको. अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद वन अनदर एंड अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव.
ज़्यादा होलसम और ज़्यादा ब्रॉड क्या लग रहा है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला ऑफ कोर्स, बिकॉज इसमें ऑर्गेनिज्म के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड कर लिया गया है। हमने अभी देखा कि वो सिस्टम पूछ रहा है, तो सिस्टम सिर्फ ऑर्गेनिज्म उसका तो नहीं होता है, नॉन लिविंग भी उसमें इंक्लूडेड होता है, एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो एक तो ये स्टैटिक अगर आपने पढ़ा है इकोसिस्टम की डेफिनेशन नॉर्मली तो उससे सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे इस थिंकिंग से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The substitution of steel for wooden plows in agricultural production is an example of. All right, देखो अब ये एक दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है, अनदर कैटेगरी जहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग पुराना टेक्नोलॉजी, वुडन प्लाउज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय स्टील। ठीक है, चलो लेट्स सी। तो ये पूछ रहा है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी होने वाली है ये। लेबर ऑगमेंटिंग, ऑगमेंटिंग का वर्ड, ऑगमेंटिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक है, ज़्यादा होना। तो लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, लेबर का काम बढ़ेगा क्या इससे? वुडन प्लॉ स्टील से रिप्लेस हो रहा है, तो वुडन प्लॉ वाले केस में ज़्यादा मेहनत लगेगी ना, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी, स्टील वाले में थोड़ी। स्टील तो न्यू टेक्नोलॉजी हो रही है, तो ऑफकोर्स वो लेबर का काम कम करने वाली है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लाइक एआई आ रहा है, उससे उससे हम यही समझते हैं ना कि ह्यूमन की नीड जो है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो लेबर ऑगमेंटिंग तो किसी भी तरह से नहीं होगा। Then comes capital augmenting technological progress. Yes, steel will be costlier, ठीक है, than wooden, of course. तो capital augmenting तो है, ठीक है। Now let's see the third option also. Capital reducing technological progress. नहीं, capital reducing नहीं है, capital तो ज़्यादा ही लगने वाला है, capital बढ़ने वाला है, ठीक है। दोनों टर्म्स में, एक तो हम उसको कैपिटल की तरह देखते हैं, और दूसरा कि उसमें कैपिटल पुट इनपुट भी बढ़ने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस थिंकिंग ऑफ यूपीएससी कि न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ रही है भाई, तो वो पुरानी से किस तरह से बेहतर होगी, कि क्या चेंजेस होंगे उसमें एज कम्पेयर टू द ओल्ड वन। चलो, I hope this is the last question, I guess. This is the last question which we are going to solve by understanding the thinking of UPSC. Okay. Which one of the following best describes the main objective of seed village concept? चलो, ठीक है। Encouraging the farmers to use their own farm seeds and discouraging them to buy seeds from others. पहली बात तो ये है कि ये नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, ओके। पर रुको अभी, इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर्स एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। अब देखो इन दोनों ऑप्शन में कुछ नोटिस किया आपने, एनकरेजिंग द फार्मर्स, इन्वॉल्विंग द फार्मर्स, सिमिलर ऑप्शंस है ना, तो इन दोनों में से आंसर होगा। बाकी दोनों देखते हैं क्या ये भी सिमिलर तो नहीं है। ईयर मार्किंग सम विलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स, नहीं ये तो सिमिलर नहीं है। आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योर्स इन विलेजेस एंड प्रोवाइडिंग देम टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस टू सेट अप सीड कंपनीज, again not applicable, ठीक है। अब I'm not really getting into these statements because I want you to focus on the thinking of UPSC majorly, ठीक है, इसलिए I'm not explaining the other statements as such because कुछ अगर होगा अलग से जिसको पढ़ के आपको समझ में आए कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो आई एक्सप्लेन यू, बाकी अदरवाइज आई डोंट, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू पीपल इन एनी मैनर। चलो, अब हमने ये दोनों स्टेटमेंट्स देख लिए कि भाई इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो इन दोनों को अब समझ लेते हैं। Encouraging the farmers to use their own farm seeds and discouraging them to buy the seeds from others, ये होता है नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इमेज ही दिखा रहा है ना, तो नेगेटिव इमेज तो नहीं होगा, नेगेटिव इमेज कभी यूपीएससी नहीं देगा, वो भी फार्मर्स वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में। हम मतलब डिस्करेज करेंगे उनको कि आप दूसरे से सीड्स ना लो, ऐसी एक्टिविटी कभी प्रमोट नहीं की जाएगी किसी भी कॉन्सेप्ट में गवर्नमेंट के, ठीक है। सो इनकरेक्ट। Let's read this one. Involving the farmers for training in quality seed production and thereby to make available quality seeds to others at appropriate time and affordable cost. ये बढ़िया से पूरी तरह से पॉजिटिव है, so this has to be the answer, ठीक है। चलो, so देख रहे हो आप ये वाली चीज़ किस तरह से अप्लाई हो रही है। ये आई गेस थर्ड क्वेश्चन है ना जिसमें ये अप्लाई हो रहा है, दो स्टेटमेंट्स अगर सिमिलर स्टार्टिंग से हैं तो उनमें से एक आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो, okay, so that's all. We are done with 29 questions which were solvable by understanding the thinking of UPSC, ठीक है। So this was lecture 1.
ऑफ आर ILU सीरीज़। एंड इफ़ यू वांट कि हम इस तरह से और आगे लेक्चर्स दें, लाइक 2015 का ही बाकी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिखाएं और फिर आगे के क्वेश्चंस भी दें, सो द फॉर द नेक्स्ट वीडियो द टारगेट इज़ यू नीड टू मेक अस क्रॉस दिस टारगेट 25 लाइक्स मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, एंड 250 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। इसके बाद ही once we hit this target we will upload our next lecture. All right, चलो, आई होप दिस वॉज रियली हेल्पफुल। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, आपको कितना हेल्पफुल लगा, और 2016 का पेपर इस तरह से सॉल्व करके देखना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व होने वाले हैं, जो थिंकिंग से सॉल्व होने वाले हैं UPSC की, उन पे इनको अप्लाई करके देखना, ठीक है, कितना आप कर पा रहे हो कितना नहीं, एंड बताना कमेंट सेक्शन में फिर, ठीक है। चलो, आई होप आपको मज़ा आया होगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा कि हाँ, इस तरह से अगर हम इस चीज़ को डेवलप कर लेंगे तो प्रीलिम्स काफ़ी ईजी हो जाने वाला है, राइट। चलो, बाकी इफ़ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ आवर प्रोग्राम्स तो आप वेबसाइट विजिट करिए या फिर हमें DM करिए, ठीक है। वी आर हियर टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू, टू मेंटोर यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे।